हेलो। हमने आपको पिछले वीडियो में वाकाटक वंश बताया था और वाकाटक वंश में हमने आपको बताया था कि प्रवरसेन प्रथम के शासन के बाद उनके मृत्यु के पश्चात उनके राज्य के दो भाग हो जाते हैं और दो शाखाओं में वाकाटक वंश बढ़ जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको वाकाटक वंश के प्रधान शाखा का अध्ययन कराया था। आज जो हमारा अध्ययन होगा वो वाकाटक वंश की द्वितीय शाखा होगी, जिसको कि वासीम शाखा बोलते हैं। इसे जो है वत्स गुल्म भी बोला जाता है। तो वाकाटक वंश जो दो शाखाओं में बटा था, पहली थी प्रधान शाखा और दूसरी थी वत्स गुल्म या वासीम शाखा। इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे पुत्र शर्वसेन द्वारा की गई थी। आपको हमने बताया था कि प्रवरसेन के पश्चात उनके 4 पुत्रों के जो है हिस्से में राज्य बट गए थे और गौतमी पुत्र जो कि उनके शासनकाल में ही मृतक हो चुका था, उसके पुत्र द्वारा अपने शेष 2 चाचाओं के राज्य को हरा करके अपने अधिकार में कर लिया गया था और वो दोनों प्रधान शाखा में समाहित हो गए थे। लेकिन जो दूसरी थी शाखा वो वत्सगुल्म या वासीम शाखा थी, जो कि वाकाटक राज्य के शासन तक अपने पृथक अस्तित्व को कायम रखता है। वत्सगुल्म शाखा इसे क्यों बोलते हैं? चूंकि ये शाखा जो है वत्सगुल्म नामक एक स्थान पर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुई थी और वत्सगुल्म जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले में है। वत्सगुल्म जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में अकोला जो जिला पड़ता है वहां पर वत्सगुल्म नामक एक स्थान है और वहीं पर इस राज्य की स्थापना हुई थी। इसीलिए इसे वासीम या वत्सगुल्म शाखा कहते हैं। ये शाखा बिंद शक्ति के जो ताम्रपत्र अभिलेख मिला है उससे शाखा के बारे में पता चलता है और इस शाखा के कुछ शासकों के नाम अजंता की 16वीं गुफा में जो लिखा लेख है उससे प्राप्त होता है। फिलहाल जो इनके सबसे पहले शासक थे वो थे शर्वसेन। हमने आपको बताया कि शर्वसेन प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था, छोटा पुत्र था और उसके द्वारा वत्सगुल्म या वासीम शाखा के राज्य की स्थापना करने के बाद उसके द्वारा बहुत अल्प समय तक शासन किया गया और उसके शासन के संबंध में या उसके शासन काल में घटी घटनाओं की कोई विस्तृत या ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शर्वसेन के पश्चात उसका पुत्र बिंध शक्ति द्वितीय शासक बनता है, बिंध शक्ति द्वितीय, और इसका जो शासन काल है वो 350 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 400 ईस्वी तक चलता है। तो हम देखते हैं कि बिंद शक्ति द्वारा वत्सगुल्म या जो है प्रधान वासीम शाखा का लगभग 50 वर्ष तक जो है शासन किया गया और इससे निश्चित रूप से ये है कि वासीम शाखा पर उसका शासन काफी समय तक रहा है। तो निश्चित रूप से वासीम शाखा का वो एक जो है मुख्य शासक रहा होगा जिसने अपने शासन को लगभग 50 वर्ष तक चलाए रखा। इसका शासन का पत्र वासीम से प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि उसने नांदीकट नादर या हैदराबाद के क्षेत्र में एक गांव को दान में दिया था। इसके शासन में भी जानकारी मिलती है कि उसने दक्षिण महाराष्ट्र के कुंतर क्षेत्र को जीत करके अपने राज्य में मिलाया था। इसी प्रकार से बिंद शक्ति द्वितीय ने अपने राज्य में दक्षिणी बरार, उत्तरी हैदराबाद, नागर, नासिक,
पूना तथा सतारा जिले के क्षेत्र को भी समाहित किया था। तो बिंद शक्ति के बारे में, द्वितीय के बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। और बिंद शक्ति द्वितीय के बाद उसका पुत्र प्रबलसेन द्वितीय शासक बनता है। प्रबलसेन द्वितीय शासक बनता है और इसका जो शासन काल है वो 400 से 415 ईस्वी तक रहा है। अर्थात इसके द्वारा 15 वर्ष तक शासन किया गया है। और इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र के द्वारा शासन किया गया था, लेकिन उसका नाम नहीं मिलता है। और निश्चित रूप से अपने पिता की मृत्यु के समय वो अवयस्क था या नाबालिग था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिंदुसार द्वितीय के मृत्यु के पश्चात उसके जब नाबालिग पुत्री ने शासन किया तो उस समय वासीन शाखा के राज्य की जो देखभाल थी वो प्रबलसेन द्वारा, जो कि मुख्य शाखा के राजा थे या शासक थे, उनके द्वारा किया गया था। और उनके द्वारा इस राज्य को संरक्षण दिया गया था, अपने राज्य में मिलाया नहीं था। प्रबलसेन द्वारा दोनों राज्यों का प्रशासन संयुक्त रूप से चलाया गया था। और अपने भतीजे, जिसका नाम नहीं पता है, लेकिन प्रबलसेन द्वितीय के पुत्र के वयस्क हो जाने पर या बालिग हो जाने के बाद उन्होंने उस राज्य को उसको वापस कर दिया था। इसके बाद उस भतीजे के पुत्र देवसेन द्वारा शासन किया जाता है। इसके बीच में जो अगाध है प्रबलसेन का पुत्र, इसका नाम नहीं पता चलता है, लेकिन इसके पुत्र देवसेन का नाम पता चलता है, जिसके द्वारा वासीन शाखा का शासन किया गया था। और इसका जो शासन काल है वो 455 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 475 ईस्वी तक चलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग 50 वर्ष का जो समय होता है 415 से 455 तक का, 40 साल का, वो जो है शासन प्रबलसेन द्वितीय के जो पुत्र होते हैं, जिसका नाम नहीं पता होता है, उसके द्वारा और मुख्य शाखा के शासक प्रबलसेन प्रथम के संचालन में किया जाता है। मतलब इस 40 साल में प्रबलसेन जो मुख्य शाखा का शासक होता है उसके संरक्षण और इसके बाद उसके भतीजे के बालिग हो जाने के बाद जो राज्य सौंपा जाता है उसके द्वारा ये 40 वर्ष का शासन किया जाता है। देवसेन द्वारा 455 से 475 ईस्वी तक शासन किया जाता है। इसके भी इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अजंता के लेख में सबसे जो योग्य शासक माना जाता है उसे हरिसेन माना जाता है। और अजंता के लेख में इसके एक अनुभवी मंत्री हस्तिभोग का भी उल्लेख मिलता है। देवसेन के बाद जो अगला शासक बनता है वो हरिसेन होता है। और हरिसेन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है या सबसे ज्यादा नाम वाला शासक होता है। और हरिसेन का जो शासन काल है वो 475 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 510 ईस्वी तक चलता है। अर्थात हरिसेन द्वारा लगभग 35 वर्ष तक शासन किया जाता है। वासीन शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हरिसेन होता है। इसके जब राज्यरोहण जिस समय इसका होता है उस समय वाकाटक वंश की मुख्य शाखा का शासक पृथ्वीसेन द्वितीय होता है। और हमने आपको बताया कि पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद प्रधान शाखा पर हरिसेन का अधिकार हो जाता है और वो वासीन शाखा के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वीसेन की द्वितीय की जब मुख्य शाखा के शासक पृथ्वीसेन द्वितीय जो कि उसका अंतिम शासक होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं होता है, इस प्रकार से मुख्य शाखा का भी शासन हरिसेन के हाथों में आ जाता है। अजंता की गुफा में हरिसेन का ही अभिलेख मिला है जिसमें इनकी विजयों का वर्णन मिलता है। अजंता के अभिलेख में जो डिटेल मिलता है उसके अनुसार कुंतल, अवंती, कलिंग, कौशल
त्रिकूट, लाट आदि जो क्षेत्र होते हैं वो उसके शासन या उसके प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। हरसेन का जो शासन पाया गया है काफी विस्तृत क्षेत्र में पाया गया है और उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कुंतल क्षेत्र तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम के अरब सागर तक के भूभाग इसके शासन में शामिल होते हैं। ये साम्राज्य जो कि वाकाटक वंश के सबसे पहले शासक प्रवरसेन प्रथम द्वारा जो शासन चलाया जाता है उस साम्राज्य से भी बड़ा होता है। तो इससे पता चलता है कि हरसेन द्वारा वाकाटक वंश को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया था। हरसेन की मृत्यु के पश्चात वाकाटक राज्य अपने प्रभाव को खो देता है। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा उसके शासन काल तक सबसे ऊपर होती है या चोटी पर होती है। प्राप्त अभिलेखों के आधार पर हरसेन को वाकाटक वंश का सबसे अंतिम ज्ञात शासक माना गया है। हो सकता है इसके बाद वाकाटक वंश का कुछ शासन कुछ समय तक चलता रहा हो, लेकिन हरसेन के बाद इस वंश के बारे में या इस वंश के इतिहास के बारे में, चाहे वाकाटक वंश की वो वाशिम शाखा रही हो चाहे मुख्य शाखा रही हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके कुछ समय बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में पाया जाता है कि दक्षिण में इनका स्थान, वाकाटक लोगों का स्थान चालुक्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। हरसेन के निर्बल उत्तराधिकारी अपने शासन को सही नहीं चला पाते होंगे और उनके ही शासन काल में कर्नाटक के कदम, उत्तरी महाराष्ट्र के कलचुरी वंश के शासक, बस्तर के नल शासकों ने निश्चित रूप से वाकाटक राज्य पर अपना अधिकार कर लिया होगा। चालुक्य नरेशों ने भी इन शक्तियों को पराजित किया था और अपने एक विशाल साम्राज्य की दक्षिण भारत में स्थापना की थी। इस प्रकार से हम देखते हैं तो वाकाटक वंश ने लगभग 300 साल तक मध्य प्रदेश, बरार और दक्षिणी भारत के थोड़ा ऊपरी सिरे के साम्राज्य में अपना शासन कायम रखा था। हमने देखा है कि वाकाटक वंश के जो शासक थे वो विद्या और कला तथा साहित्य के भी प्रेमी होते थे या उनके द्वारा इन चीजों को संरक्षण दिया गया था। जैसे कि इसी वंश के जो शासक थे प्रवरसेन द्वितीय, उनके द्वारा मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की गई थी। साहित्य में अगर हम देखते हैं तो सेतुबंध की रचना की गई थी और जो है वो किसके द्वारा किया गया था? प्रवरसेन द्वितीय द्वारा। तो इससे उनके साहित्य के बारे में या साहित्य की रुचि के बारे में पता चलती है। ये महाराष्ट्री या मराठी भाषा में प्राकृत भाषा में लिखा हुआ काव्य है। इसी प्रकार से सर्वसेन द्वारा हर विजय नामक एक पुस्तक लिखी जाती है, हर विजय। और ये जो लिखा गया है ये सर्वसेन द्वारा रचित है और ये भी जो है एक प्राकृत महाकाव्य है। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक वंश के ही राज्य दरबार में पाया गया है। विद्वान और इतिहासकारों का ये मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो कवि कालिदास थे उनके द्वारा अपने जीवन का कुछ समय प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में व्यतीत किया गया था। तो जो कालिदास थे उनके द्वारा भी जो है हम उनको केवल गुप्त वंश के शासक का ही कवि मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ समय वाकाटक राज्य में भी बिताया गया था और वाकाटक वंश के वो कुछ समय तक समकालीन रहे हैं, क्योंकि कालिदास ने ही वहां पर सेतुबंध जो कि प्रवरसेन द्वितीय द्वारा लिखा गया था उसका संशोधन किया था और उन्होंने ही कालिदास ने वैदर्भी शैली में ही अपना मेघदूत भी लिखा था। जो मेघदूत है वो भी वैदर्भी शैली में लिखा गया है और हमने आपको बताया कि वैदर्भी शैली जो है वो वाकाटक राज्य में संरक्षण प्राप्त हुई थी या वैदर्भी शैली का जो सर्वाधिक काव्य है वो वाकाटक वंश में ही लिखा गया है। हम देखते हैं कि वाकाटक जो शासक थे धर्म के हिसाब से वो
शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इस वंश के शासकों द्वारा अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ को किया गया था। इनके द्वारा वैदिक अनुष्ठान भी किए गए थे। वाकाटक शासकों द्वारा परम महेश्वर और परम भागवत की भी उपाधि धारण की गई थी। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि शैव और वैष्णव धर्म के प्रेमी होने या उनके अनुयायी होने के बाद भी वाकाटक वंश के शासक किसी अन्य धर्म के प्रति असहिष्णु या प्रतिक्रियावादी नहीं थे। कला के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो वाकाटक युग में हम पाते हैं कि कला कौशल की भी काफी उन्नति होती है। वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के जो सामंत हैं व्याघ्रदेव, उनके द्वारा नचना के मंदिर का निर्माण कराया गया था। कला के क्षेत्र में नचना का जो मंदिर है वो जो है व्याघ्रदेव द्वारा बनवाया गया है। व्याघ्रदेव, और व्याघ्रदेव जो है वो पृथ्वीसेन द्वितीय के जो है सामंत रहे हैं। अजंता की 16वीं और 17वीं गुहा विहार और गुहा का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। 16वीं और 17वीं गुहा विहार या गुफा का अजंता का जो निर्माण है वो भी वाकाटक वंश के शासनकाल में ही हुआ था। इसी में ही हमें काफी भव्य चित्रकारियां प्राप्त होती हैं। तो इससे पता चलता है कि वाकाटक शासकों का साहित्य, धर्म और कला के विकास में काफी योगदान रहा है। और दक्षिण भारत में या दक्षिणापथ में लगभग 300 साल का एक विस्तृत समय जो है वाकाटक शासकों द्वारा चलाया गया है शासन। अर्थात इतने समय तक वाकाटक लोगों की सत्ता दक्षिणी भारत में एक प्रभावी सत्ता के रूप में कायम रही है। हमने अभी आपको वाकाटक वंश में सेतुबंध पुस्तक बताया है, तो इसमें हम आपको सेतुबंध के बारे में अगर हम बताते हैं तो यह हमने जो अध्ययन किया है तो पाया है कि सेतुबंध जो है एक प्राकृत भाषा का महाकाव्य है। इसे रावण बहो या रावण वध भी कहते हैं। रावण बहो या रावण वध भी कहते हैं। इस महाकाव्य के रचयिता प्रबलसेन द्वितीय और कालिदास दोनों को संयुक्त रूप से माना जाता है। क्योंकि हम सेतुबंध ने नाम लिया है, थोड़ा सा अब जब ये टॉपिक आया है तो सेतुबंध के बारे में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस महाकाव्य के रचयिता प्रबलसेन द्वितीय और कालिदास या दोनों नाम लिया जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि कालिदास द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। सेतुबंध के जो व्याख्याकार हैं रामदास भूपत ने, उन्होंने कालिदास को ही इसका रचयिता माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रबलसेन द्वितीय द्वारा लिखा गया था और कालिदास द्वारा इसमें केवल संशोधन किया गया था। प्रबलसेन को वाकाटक राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है और सेतुबंध जो है इस कथा को वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण से ग्रहण किया गया है। इस व्यापक कथा के अंतर्गत आदि रामायण और सेतुबंध की जो कथा है उसमें कोई मौलिक अंतर नहीं मिलता है। सेतुबंध में 15 कांड हैं जिन्हें की आश्वास भी बोला गया है। ये सेतुबंध जो है वो 15 कांड का एक ग्रंथ है। इसका प्रारंभ जारा या शरद ऋतु से होता है और इसके पूर्व केवल 2 छंदों में कवि ने यह सूचना दिया है कि राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बना दिया है और निष्क्रियता की स्थिति में वर्षा काल अत्यंत क्लेश के साथ बिताया है। ये भगवान राम की इसमें कहानी है। आदि रामायण में हम देखते हैं तो शरद वर्णन का स्थान कुछ भिन्न है, केवल स्थान की भिन्नता इसमें पाई गई है, लेकिन ये बाली वध के बाद से प्रारंभ हुई कथा है और जिसमें लंका विजय के साथ जो सेतुबंध या सेतु बनाया गया था उसका भी वर्णन है। इसी प्रकार से जो हलविजय पुस्तक है ये जो है वाकाटक शासन काल में शर्वसेन द्वारा लिखी गई है और ये भी एक प्राकृत काव्य है।
इसकी जो रचना की अवधि है वो 3री शताब्दी के मध्य का समय माना गया है। हमने आपको बताया कि इसके रचयिता जो सर्वसेन थे उन्हें वत्सगुल्म या वत्सगुल्मा नामक शाखा का संस्थापक माना गया है। और हरविजय जो पुस्तक है आज के समय में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके कुछ उदाहरण और संदर्भों से इसके विषय, प्रकृति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। आनंदवर्धन में कहा गया है कि सर्वसेन ने मूल कहानी को इसमें बदल दिया है और कुछ काल्पनिक घटना। आनंदवर्धन ये नहीं बता पाता है कि वास्तविक कहानी क्या रही है, लेकिन जो पता चलता है, जो कि इसके भाष्यकार अभिनव गुप्ता द्वारा बताया गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि हरविजय अपने विषय में स्वर्ग से पारिजात वृक्ष हटाने के बारे में बताता है, जिस वृक्ष को श्री कृष्ण द्वारा अपनी पत्नी, जिन्हें की सत्यभामा कहते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए लाया जाता है। आनंदवर्धन हरविजया से एक प्राकृतिक श्लोक का भी हवाला देते हैं और उसी से कहानी थोड़ी सी पता चलती है कि संभवतः ये पारिजात वृक्ष लाए जाने से संबंधित है। हरविजया आज के समय में हमने आपको बताया नहीं उपलब्ध है, लेकिन हरविजय जो है संभवतः अब तक की ज्ञात रूप में सबसे पुराना प्राकृत महाकाव्य है और ये पूरी तरह से महाकाव्य के मानदंडों या मानक के अनुरूप है। ऐसा लगता है कि कालिदास और प्रवरसेन द्वितीय ने संस्कृत और प्राकृत काव्य के लिए एक मॉडल या एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि उनके युग में सर्वाधिक विकसित हुआ था। और इससे पता चलता है कि प्राकृत भाषा का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो आकाटक वंश के शासनकाल में ही हुआ है। ये पुस्तक माना जाता है कि 12वीं शताब्दी तक भारतवर्ष में रही है, इसके बाद से इसका अस्तित्व या उसका साक्ष्य नहीं मिलता। इसी प्रकार से हमने आपको जो कालिदास का मेघदूत है, निश्चित रूप से मेघदूत के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा रचित जो है एक दूत काव्य है। ये एक ऐसे यक्ष की कहानी है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिर पर्वत पर अपना ठिकाना बनाता है, वहां पर निवास करता है और वर्षा ऋतु में अपनी प्रेमिका की याद जब उसे सताती है तो काम से आतुर यक्ष सोचता है कि अब उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं है, इसलिए वो अपनी प्रेमिका तक अपना संदेशा दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। अकेलापन गुजार रहे यक्ष को जब कोई संदेशवाहक नहीं मिलता है तो वो बादलों के द्वारा अपना संदेशा भेजता है और मेघ के द्वारा वो अपना संदेशा विरहाकुल प्रेमिका को पहुंचाता है और यही बात उसके दिमाग में आती है। इस प्रकार से आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस में आकाश से उमड़ते मेघों को कालिदास ने मेघदूत या दूत के रूप में कल्पना करके एक अनन्य काव्य की रचना किया है। मेघदूत की लोकप्रियता भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन काल से देखी गई है और कई प्रसिद्ध टीकाकारों ने मेघदूत के ऊपर अपनी टीकाएं लिखी हैं। कई संस्कृत के विद्वानों ने इसे अपना आधार बना करके अन्य दूत काव्यों की रचना किया है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि भावना और कल्पना से ये जो है ओतप्रोत एक दूत काव्य है और भारतीय साहित्य में ऐसे उदाहरण बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। नागार्जुन ने मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया था और इसे हिंदी भाषा, हिंदी बोली का एक अनुपम अंश बताया था। मेघदूत जो दूत काव्य है वो 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में मेघ और यक्ष के बीच जो वार्तालाप होता है उससे वो जो बादल है वो रामगिरी से अलकापुरी तक के रास्ते का विवरण देता है। उसके बाद के खंड में
यक्ष का जो विरह का एक संदेशा है उसको बताता है। हम पाते हैं तो इसमें देखते हैं कि कालिदास ने मेघदूत में अपने स्वयं के भी प्रेम भावना को उड़ेल दिया है। कुछ विद्वानों ने इस काव्य को बहुत बढ़ा चढ़ा करके या व्यक्ति व्यंजक या आत्मपरक रचना माना है। फिलहाल मेघदूत संस्कृत का एक उत्कृष्ट दूत काव्य है और इसमें 115 पद हैं। कुछ अलग अलग संस्करणों में इसमें निश्चित रूप से कुछ संख्याओं की हेराफेरी मिलती है, लेकिन जो माना गया है उसमें 115 पद माने गए हैं, जिसमें कि माना गया है कि 111 पद मूल हैं और जो 4 हैं वो बाद के प्रक्षेप माने गए हैं। इसी प्रकार से हमने जो एक और इसमें वो बताया था वो था वैदर्भी शैली। वैदर्भी शैली चूंकि विदर्भ प्रांत से संबंधित है और ये विदर्भ से संबंधित होने के कारण इसे वैदर्भी शैली कहते हैं। संस्कृत के आचार्यों में चाहे वाल्मीकि रहे हों, कालिदास रहे हों, हर्ष रहे हों, श्रीहर्ष रहे हों, अश्वघोष, भारव, दंडी, भाष, विशाख दत्त, कल्याण, इन सभी लोगों ने वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है। इसमें मधुर ध्वनि वाले वर्ण आते हैं और इसमें लंबे सामासिक पद, कटवर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, लंबे प्रासिक पदों को निषेध माना गया है। इसमें करुण, श्रृंगार, शांत और हास रस का प्रयोग मिलता है। इसमें माधुर्य गुण, उपनागारिका व्यक्त और चित्र की द्युति अवस्था प्राप्त होती है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, देख शिवहि सुरती मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। इसी प्रकार से है, तासु बचन अत सिए सुहाने, दरत लाग लोचन अकुलाने। तो ये जो है वैदर्भी शैली की ही रचनाएं हैं। इसी प्रकार से एक और है, धोखा ना दो भैया इस भात आ करके, यहाँ मझधार में मुझको बहाकर ले जाते हो कहाँ। तो ये जो है वैदर्भी शैली का है उदाहरण है। और इसी के साथ हमारे वाकाटक वंश के मुख्य और जो है जो दूसरी शाखा थी वाशीम शाखा, इसका अध्ययन समाप्त होता है। अगले वीडियो में चूंकि वाकाटक वंश दक्षिण का एक प्रभावशाली वंश था और उत्तर में गुप्त वंश प्रभावशाली वंश था और दोनों लगभग समकालीन थे, तो उनके बीच में संबंध कैसे थे, क्योंकि लगभग दोनों ने लगभग 300 से 400 साल तक उत्तर और दक्षिण में पृथक पृथक शासन किया था। तो निश्चित रूप से इतने समय में उनके बीच में कुछ टकराव या कुछ वैवाहिक संबंध या कुछ ऐसे संबंध रहे होंगे। तो अगले वीडियो में हम वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच में कैसे संबंध रहे हैं शासन काल में, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।